एआई इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगा या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, या फिर कैसा होगा एनिमेटर्स का फ्यूचर। इस चीज को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और तुम खुद पता लगा लोगे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एआई फ्यूचर बदले उससे पहले हमें थोड़ा सा पास्ट जान लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के ओपिनियन को सुनो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना खुद का ओपिनियन बनाओ। देखो 1820 से लेकर 19th सेंचुरी के एंड तक एनिमेशन का बेस पीरियड था, जब फ्लिपिंग बुक और ज़ोट्रॉप जैसी डिवाइसेस हुआ करती थी। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था उसे बोलते हैं पेनिस। तुम पढ़ लो यार, ये क्या है तुम्हें देख के ही समझ में आ गया होगा। फिर उसके कुछ ही सालों बाद ज़ोट्रॉप का इन्वेंशन होता है। इसमें उसी तरह एक डिस्क को फ्लैट कर दिया जाता है, उसके अंदर एक वॉल बना दी जाती है और उस पेपर की वॉल पे वर्टिकली फ्रेम स्टोर की जाती है और उसको घुमाया जाता है। और फ्लिपिंग बुक के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा। अब कमाल की बात यह है कि ये सारी चीजें बच्चों के खेलने के लिए हुआ करती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एनिमे को कार्टून क्यों बोला जाता है। इसकी शुरुआत ही बच्चों से हुई है। बच्चों से याद आया कि बचपन में इस चीज से किस किसने खेला है। देखो भाई, मैंने तो बहुत खेला है। ये भी एक एनिमेशन का पार्ट ही था। इसके बारे में अपन कभी और बात करेंगे। अब 19th सेंचुरी के एंड तक कैमरास अवेलेबल हो गए थे, तो शॉर्ट एनिमेटेड मूवी भी आना शुरू हो गई थी। 1914 में एक मूवी आई थी जर्टी द डायनासोर, और ये पहला एनिमेटेड कैरेक्टर था जिसके अंदर इतने ज्यादा इमोशंस और एक्टिंग को प्रेजेंट किया गया था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इस शॉर्ट मूवी को बनाने के लिए हर एक फ्रेम को ड्रॉ किया गया था बैकग्राउंड सहित। अब इससे मेहनत तो बहुत ज्यादा लगी रही थी, इसके साथ साथ एक अनवांटेड इफेक्ट भी क्रिएट हो रहा था कि बैकग्राउंड हर फ्रेम में अलग अलग दिखता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसी टेक्निक इन्वेंट होती है जो आगे जाकर एनिमेशन हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सेल एनिमेशन, यानी ट्रांसपेरेंट शीट पे एनिमेशन करना। यानी बैकग्राउंड को पहले ड्रॉ कर लिया जाता था, फिर उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शेल के जरिए कैरेक्टर्स को एनिमेट किया जाता था। अब इसके बाद अमेरिकन एनिमेशन का गोल्डन एज शुरू होता है। 1928 में वाल्ट डिज्नी अपने सबसे फेमस कैरेक्टर लॉन्च करते हैं। इसके बाद फिर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। इंडिया में भी एनिमेशन शुरू हो गया था एंड जापान में भी एनिमेशन होता था, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर पीरियड था तो जापान में एनिमेशन प्रोपेगेंडा के लिए यूज होता था और एक टाइम पे तो पूरी दुनिया में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। फिर 1950 से चीजें सही होना शुरू हो जाती हैं। जापान अपनी खुद की एनिमेशन टेक्निक को यूज करना शुरू कर देता है और 1963 में हमें देखने को मिलता है दुनिया का पहला एनिमे एस्ट्रो बॉय, और एक ग्लोबली रिलीज होता था। और 1980 के बाद तो ड्रैगन बॉल और जिबली स्टूडियो की वजह से एनिमे बहुत ज्यादा बूम कर गया था और अभी तक सेल एनिमेशन ही चल रहा था, लेकिन सीजीआई भी इंट्रोड्यूस हो गया था। लेकिन 2000 तक सब लोग सेल एनिमेशन को छोड़कर कंप्यूटर एनिमेशन पे शिफ्ट हो गए थे और जिबली स्टूडियो की भी लास्ट सेल एनिमेशन वाली मूवी प्रिंसेस मोनोनोके थी, जो कि 1997 में आई थी। अब इसके बाद की कहानी तो सबको ही पता है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि एनिमेशन इंडस्ट्री का भी इवोल्यूशन होता रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर टेक्निक नहीं बदल रहे, यहाँ पर पूरा का पूरा इंसान ही हटा रहे हैं। मतलब जापान के 60% एनिमेटर्स को डर है कि एआई की वजह से उनकी जॉब चली जाएगी, और ये वो लोग हैं जो काफी ज्यादा अंडरपेड है। मतलब थोड़े से अमाउंट पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। 2-3 साल पहले तुमने जुजुत्सु काइसेन को लेकर एक न्यूज सुनी होगी कि उसके एनिमेटर्स बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और खाने पीने का भी टाइम नहीं मिल रहा उन्हें। और इस मामले में ना एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से बदनाम है, क्योंकि वर्क ओवरलोड की वजह से कुछ लोगों की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कुछ की तो जान ही चली जाती है। ऐसे में बहुत मुश्किल होता है अपने काम को सस्टेन कर पाना। ऐसा नहीं है कि कुछ आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट रखने के लिए एआई का कभी यूज ही ना हो, क्योंकि एट द एंड सबको अपने प्रोडक्शन की कॉस्ट कम से कम रखनी होती है। अब इस मामले में हायाओ मियाजाकी जिबली स्टूडियो के फाउंडर ने तो बिल्कुल इस चीज को शेम ऑन द लाइफ कह दिया है। और दूसरी तरफ माकोतो शिंकाई, जिन्होंने योर नेम और सुजुमी जैसी मूवी बनाई है, तो वो एक्साइटेड है कि आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एआई उनके काम को आसान कर रहा है तो वो उस चीज को यूज करेंगे, लेकिन इमोशंस और फीलिंग उनकी प्रायोरिटी रहेगी। अब इंडस्ट्री में तो मिक्स्ड ओपिनियन है, लेकिन गवर्नमेंट भी एआई के सपोर्ट में ही है, उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये बात तो कंफर्म है कि एआई कुछ लोगों की जॉब्स तो खाएगा, खासकर उन लोगों की जो रिपीट होने वाले काम को करते हैं। और एनिमेशन ही नहीं, हर फील्ड में एआई ऐसे काम को रिप्लेस कर ही देगा जो काम एक जैसे बार बार होने हैं। आज नहीं तो 5 साल बाद या 10 साल बाद तो कर ही देगा। ये चीज शुरू हो गई है और आने वाले कुछ सालों में बड़े लेवल पे होगी। अब सोचो कि एक बंदा किसी स्किल को मास्टर करने में लगा है, वो मास्टर कर लेता है, ठीक है, फिर उसे पता चलता है कि इस जॉब की तो कोई गारंटी ही नहीं है, और उसने इस जॉब को सस्टेन करने के चक्कर में कोई और स्किल मास्टर किया भी नहीं। ये सच में बहुत डरावना है यार। और पता है इससे भी ज्यादा भयानक क्या होगा? आने वाली जनरेशन यानी मैं और तुम अगर इस चीज को इग्नोर कर दे, तो अगर एआई को हम सीरियसली ना लें और उसको इग्नोर करते हैं, तो हम आगे जाकर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर ही एआई से बनने वाला है। हर फील्ड में तुम्हें एआई देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर की, द फाइनल पार्ट ऑफ वीडियो। क्रिएटिविटी ना इंसान के अंदर से निकलती है। अंदर से निकलने का मतलब ये नहीं कि कहीं से निकल रही है, कहने का मतलब ये है कि वो नेचर में देखता है, अपनी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और क्रिएटिविटी के साथ ज़िंदगी जीता है, तब जाकर वो क्रिएटिव हो पाता है। तो यहाँ पर एआई जैसी कोई चीज़ क्या क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर सकती है? बिल्कुल नहीं। और एक फेमस डायलॉग तुमने सुना ही होगा कि जब कैमरा आया था तो आर्टिस्ट की वैल्यू खत्म हो गई थी, बट क्रिएटिविटी नहीं मरी थी। क्रिएटिविटी ने अलग रूप में जन्म लिया। और एआई कोई लिविंग थिंग नहीं है, एआई एक टूल है। तो एआई का यूज करके क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। अब देखो प्रेजेंट में आते हैं। डोरेमोन की तुमने ये वाली क्लिप तो देखी होगी। एआई जनरेटेड सारी क्लिप को उन्हें एक्साइट कर दिया और इस वाली क्लिप को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि अगर इंसान अभी भी इमोशंस को मैनिपुलेट कर सकता है, क्रिएटिविटी के चलते फीलिंग्स ला सकता है और बोर्डम को दूर कर सकता है, तो एआई क्या कोई भी चीज क्रिएटिविटी को नहीं मार सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि
ऑलरेडी जो एनिमे बन रखे हैं उनको मैनिपुलेट करो, क्योंकि वहां पर तो तुम्हारा कॉपीराइट लग जाएगा। लेकिन अभी भी पॉइंट ये है कि इमोशंस मैटर करते हैं। दूसरी बात ये है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हमेशा ही इवॉल्व होती रही है। ये साइकोलॉजी का ही पार्ट है कि इंसान की डिजायर कभी खत्म नहीं होती। अगर उसका मन एक चीज से भर जाता है तो वो अपना मन किसी दूसरी चीज में लगाएगा। अब तुम खुद सोचो ना कि आदि मानव के जमाने में अपनी जिंदगी कितनी बढ़िया कट रही थी, मतलब शिकार विकार करते थे और बढ़िया गुफाओं में रहते थे, मतलब वही मेम वाली बात है। फिर हम यहाँ तक कैसे आ गए, मतलब इतना ज्यादा हाईटेक हो गए, हम फोन यूज कर रहे हैं, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और इतनी ज्यादा चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब उस समय तो जरूरत ही नहीं थी, हम जिंगल वाला करके बढ़िया अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ पर हमें बिंज वॉच करने पर भी वो मजे नहीं आते हैं, मतलब अलग ही लेवल के मजे चल रहे हैं, शौक चल रहे हैं अपने। तो ये बात तो है कि इवोल्यूशन का जो कीड़ा होता है वो कभी भी किसी चीज को खत्म नहीं होने देता। इंसान की जैसे जैसे जरूरत बनती जाएगी ऐसे ही नई नई चीजें इन्वेंट होती रहेंगी। इसलिए एआई को इग्नोर मत करो, इसको अडेप्ट करो और आगे जाकर भी फ्यूचर में वही सर्वाइव कर पाएगा जो चीजों को अडेप्ट करना जानता होगा। तो इंडस्ट्री का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन बिगड़ेगा तो स्टूडियो का बिगड़ेगा जो सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब हो सकता है कि एआई का यूज करना जल्दबाजी भी हो। अब इंडिया में जो क्रिएटर्स खुद का एनिमे बनाना चाह रहे हैं वो तो एआई का यूज अभी नहीं कर सकते। तो वीडियो में यही सब समझाना था और ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री समझ सकते हो या मेरी पहली लॉन्ग फॉर्म वीडियो है फेस कैम वाली। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और आपके सपोर्ट से मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा और इसे बेटर भी देने का ट्राई करूंगा बहुत ज्यादा।